This is Bharat FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत। ये है भारत FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत। Namaskar, Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one-of-its-kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sphurti, shakti and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070. दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, वेलकम। आप सभी का भारत एफएम के इस कार्यक्रम में, जिसका के नाम है रूबरू, में तहे दिल से स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट आशीष झा। तो दोस्तों, आज हम जिनसे रूबरू हो रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर चिदानंद फाल्के। ही इज फ्रॉम नासिक, महाराष्ट्र। ही लाइक्स टू शेयर नॉलेज एंड डूइंग जॉब एज अ प्रोफेशनल ट्रेनर. His topic of interest is stress management. Up until now, he has reached to thousands of employees and students. He conducts these seminars as a social cause and wants to give benefit to millions free of cost. जी हाँ दोस्तों, तो आज हम जानेंगे डॉक्टर चिदानंद फाल्के से उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी, और हम बातें करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। तो इसके साथ ही मैं स्वागत करना चाहता हूं डॉक्टर चिदानंद फाल्के का। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते आशीष जी, और सभी श्रोताओं को भी मेरा यानी चिदानंद फाल्के का प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले तो हम बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं और आभारी हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में रूबरू में आप आए और आपने अपना कीमती समय निकाला इस कार्यक्रम पर आने के लिए। सो इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, मैं ये जो हमारा कार्यक्रम है इसमें यूजुअली हम आपके लाइफ जर्नी के बारे में बात करते हैं, और लाइफ जर्नी तो शुरू होती है आपके जन्म होते ही। तो हमें सबसे पहले ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपका बचपन कैसा रहा? क्या बात है, सवाल ही बहुत बढ़िया है। एक्चुअली बचपन की यादें ताजा हो जाती है। हाँ। बचपन तो मेरा जन्म एक्चुअली नासिक नहीं हुआ। मैं पला बड़ा नासिक और अराउंड नासिक। हाँ। विलेज बॉय हूँ मैं, एक्चुअली विलेज बॉय हूँ। अच्छा। बिल्कुल गांव में पैदा हुआ हूँ और गांव में ही 10वीं तक पढ़ा भी हूँ। तो गांव में, गांव की वहीं पे आप अभी भी रहते हो? ना, अभी तो प्रॉपर नासिक सिटी में सेटल हो चुके हैं, लेकिन 10वीं तक तो मतलब मैं गांव में था। अच्छा। लेकिन नासिक में घूमा पड़ा हूँ, मतलब ऐसे। अच्छा। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई हम गांव वाले हैं, गांव की मिट्टी में पले बड़े हैं, गांव की नदी का पानी भी पिया है, और इसलिए हमारी जो इम्यूनिटी है इतनी स्ट्रांग है साहब कि ये कोरोना के पेंडेमिक में हमें कुछ हुआ ही नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है। और हम अभी देखते हैं कि बच्चे अगर बाहर निकले भी खेलने के लिए तो मम्मी पापा डांटते हैं, अरे मत जाओ अंदर, खेल क्या खेलना है, अरे बाहर खेलने दो उसको, मिट्टी में भीगने दो, भाई ऐसा करो। भाई आजकल सारा रिफाइन हो गया, वाटर रिफाइन, सारी चीजें रिफाइन, एसी में रहो, ये रहो। इम्यूनिटी बहुत वीक हो चुकी है साहब, और इसका प्रत्यय हमने अभी देखा है कोरोना में। तो बचपन में तो फिर मजा मस्ती करते थे। हाँ, हम 5 भाई बहन हैं। पिताजी प्राइमरी टीचर, माताजी प्राइमरी टीचर, दोनों भी टीचर। मेरा चौथा नंबर। 3 बड़ी बहनें हैं, तीनों भी बड़ी बहनें, और आज वो भी टीचिंग फील्ड में है। मैं भी वही काम कर रहा हूँ, और मुझसे छोटा भाई है, वो भी डिफेंस के उनके R&D का जो हो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, वहां पर काम करता है। तो सारे टीचिंग का ही काम करते हैं। यूं कहिए कि हमारे ब्लड के अंदर ही टीचिंग है, तो इसलिए हमें टीचिंग करना बहुत अच्छा लगता है। टीचिंग को नोबेल प्रोफेशन कहा जाता है, एंड देयर इज अ रीजन कि उसे क्यों नोबेल प्रोफेशन कहा जाता है, क्योंकि टीचर ही हैं जो बड़ी बड़ी हस्तियां
को इजाद करती हैं, बहुत पैदा करती हैं और उन्हें सिखाती हैं और उन्हें अच्छा बनाती हैं। सो शत शत प्रणाम आपका। धन्यवाद आशीष जी। हाँ। तो बचपन में तो नोक झोंक ये सारी चीजें तो होती थी, लेकिन मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ कहूंगा कि भले ही मैं चौथे नंबर का था, बेटियों के बाद पहला बेटा था, लाड़ प्यार बहुत था, लेकिन मैं कभी भी मस्ती नहीं करता था। और ओह, शुरू से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शुरू से ही पेशेंस बहुत। ये हम कैसे विश्वास कर ले कि आप मस्ती नहीं करते थे? अब ऐसे है कि अभी तो यहाँ पर बहनें तो नहीं है मेरी, मैं तो हाँ। बिल्कुल उनके साथ रूबरू होता था तो वो कह सकती थी। कोई और बात नहीं। और एक बात बिल्कुल है कि मतलब पता नहीं, वो है तो है कि पेशेंस बहुत है, बचपन से पेशेंस बहुत है अच्छा। कि मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं देता है ये चीज, नहीं देता है तो नहीं देता, आज नहीं तो कल मिलेगी। किसी ने डांट भी दिया तो भी मैं मतलब ये नहीं करता था कि उसको डांटो करके, बस चुप रहता था। और आज तो इतना पेशेंस है कि पता नहीं कि उससे डबल टिबल हो गया है, इतना पेशेंस है। तो ऐसा तो नहीं कि आपके घर में ऐसा कोई हो जिनसे आप इन्फ्लुएंस हुए हो इस पेशेंस को लेकर, या आपके पास था पहले से ही? ना ये करेक्ट है एक्चुअली, इन्फ्लुएंस तो आता ही मतलब भाई अपने माताजी और पिताजी के साथ। करेक्ट। हमारे जो पिताजी भी है, पिताजी इसी स्वभाव के थे एक्चुअली, मतलब ज्यादा ऐसे कुछ रिएक्ट नहीं होते थे। वो एक्शन को रिएक्शन तो कभी करते नहीं थे, एक्शन को रिस्पॉन्स उनका रहता था। दैट्स व्हाट आई मुझे लर्न फ्रॉम माय फादर कि भाई एक्शन को कभी रिएक्शन कहीं नहीं देना है एक्चुअली, एक्शन को अगर करना है कुछ तो रिस्पॉन्स करना है, दैट्स इट। पेशेंस भी उन्हीं से आया है। हाँ ये एक बात है कि भाई वो छोटी छोटी नोक झोंक जो है ना वो होती थी, वो किससे होती थी कि छोटा भाई है ना उससे होती थी, क्योंकि वो मुझसे छोटा था ना, उसके साथ। बड़े बड़े जो थे बड़े बहन उनके साथ तो कभी नहीं हुआ करता था। अच्छा, ओके ओके। तो आप जब बचपन में आपकी ड्रीम्स क्या थी, आप क्या सपना क्या देखते थे? बहुत सही बहुत सही बहुत सही। एक्चुअली मैं शुरू से ही डॉक्टर बनना चाहता था, ओह अच्छा। बिल्कुल हाँ, बचपन में डॉक्टर बना। लेकिन एक हादसा ऐसे हुआ मतलब 10वीं में था मैं, हमारे घर में मतलब जैसे मेरा इंटरेस्ट था वैसे घर में भी एक बॉक्स हुआ करता था, उसमें फीवर के कुछ टैबलेट है ना, कफ का कोई सिरप है ना, फर्स्ट जैसा डिसेंट्री की होता। हाँ ऐसा फर्स्ट एड जैसा हुआ करता था। उस जमाने में भी हुआ करता था, डॉक्टर को पूछ के हम लोग वो लेके आते थे, क्योंकि ट्रिप को अगर हम जाते थे बाहर तो उसके लिए पहले से प्रिपरेशन करते थे। मेरा इंटरेस्ट था ही, तो एक दिन पता नहीं पापा को फीवर था, पिताजी को फीवर था, अब मैं तो बिल्कुल डॉक्टर बीच में था, अंदर ही था, तो मैं गया बक्से से निकाला ये टैबलेट, वो फीवर का टैबलेट था। पापा को बोला ये टैबलेट ले लो, एकदम फर्स्ट क्लास आराम हो जाएगा आपको। तो पापा बातें भी कर रहे थे उस वक्त, पिताजी बातें कर रहे थे, हम ये बैकयार्ड में थे, घर के बैकयार्ड में बैठे थे साथ में। मम्मी नहीं थी, पापा मेरी छोटी बहन और मैं था। तो पापा ने वो बातें करते करते वो टैबलेट लिया और पानी कर दिया, पता नहीं क्या हुआ, पापा की सांस की नली में वो अटक गई। पापा डर गए, हाँ पापा डर गए, वो कैसे तो करने लगे। मैं तो इतना डर गया, मैं तो वहां पर बोलने लगा कि माफ कर दो, मैं तो डॉक्टर छोड़ दूंगा, मैं भी डॉक्टर बनूंगा ही नहीं। ओके। सुनिए, वो बचपने में जब कोई चीज ऐसी दिमाग में बैठ जाती है तो उसका असर ऐसा हुआ कि मैं पहली से लेकर 10वीं तक पहले ही नंबर आता था, स्कॉलर बॉय। लेकिन उस हादसे की वजह से 11th और 12th में क्या होता है ना, जो ब्रेन जैसे उसको प्रोग्राम करते हैं हम लोग, वो बॉडी पर भी वैसे ही रिएक्ट करता है, सिग्नल देता है। करेक्ट। तो एज यूजुअल 11th और 12th में नंबर्स कम आए, मतलब डिस्टिंक्शन था लेकिन मेडिकल में नहीं जा पाया। ओह ओके, सो इट अफेक्टेड यू अ लॉट, काफी यस पड़ा उससे। ओह वाओ, ओके। तो आप जो बचपन में, जैसे आपने कहा कि आप पढ़ने में नंबर 1 थे, टॉपर थे क्लास के, तो पढ़ाई के अलावा आपकी और क्या रुचि थी? एक्स्ट्रा करिकुलर जिसे कहते हैं, वो क्या था? सारी ही फील्ड, ऐसे कहो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की कोई फील्ड मैंने छोड़ी ही नहीं। अच्छा। मैं तो ये चाहता हूँ, अभी भी मेरी ये धारणा है सर जी कि ये जो जन्म है, मनुष्य का जन्म, ये एक ही बार आता है। पता नहीं अगले जन्म में चींटी बन गया और किसी के पैर के नीचे आ गया तो पता नहीं क्या होगा। ये मनुष्य का जन्म है, एक ही बार आता है। इस जन्म में मेरी ये सोच है कि जब मैं सांस लूं आखिरी, तब मुझे ये एहसास ना हो कि मुझसे कुछ तो बच गया, रह गया सीखने के लिए। सारी कलाओं में मैंने आजमा कर देखा है, वो फिर सिंगिंग हो,
वाह। तो फिर हाँ बिल्कुल, वो मैं रचनाओं को कंपोज भी करता हूँ, कंपोजर भी हूँ। ठीक है। मैं पोएट्री भी करता हूँ, मैं पोएट भी हूँ, मराठी में करता हूँ, रचना करता हूँ। मैं लेख भी लिखता हूँ, बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे हैं, अभी तो हेल्थ के ऊपर लिखता हूँ। चित्रकार हूँ, स्केच बनाता हूँ, पेंटिंग्स बनाता हूँ। कभी वाह, कभी ऐसे मौके मिलते हैं तो थोड़ा सा हिल डुल कर नाच गाना भी कर लेता हूँ। बाप रे। और और अभी तो मतलब एज ए ट्रेनर ऑरेटर, तो लोगों को हंसाता भी हूँ, लोगों का मनोरंजन करता हूँ, और स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए ये प्रवचन जैसे प्रोग्राम भी मैं करता हूँ। अच्छा, तो आप मिमिक्री भी करते हैं? हाँ, ये प्रोग्राम के अंदर ही वो बन जाती है। मेरा 3 आवर्स का शो होता है, और थ्री अच्छा। आवर्स के शो में फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में जो मैं डिवाइड करता हूँ, तो पब्लिक तो बिल्कुल हंस हंस के मतलब पागल बन जाती है, और वही चाहिए साहब, हंसने के बाद वो रिलैक्स हो जाती सही कहा है, बहुत सही कहा आपने। तो हम भी चाहेंगे कि इस 1 घंटे में अगर आप एक छोटी झलकी हमें बीच में दे दो तो बड़ा है। ही मजा हाँ, ये आएगा। प्रोग्राम के दरमियान तो बनी जाएगी। हाँ, जरूर जरूर, हम चाहेंगे कि आप हमें वो आपका वो फेस भी दिखाएं आप हमें, और मनोरंजन कराएं हमारा। तो ठीक है। तो आपने जैसा कहा कि 11th 12th में आपके कम मार्क्स आए और आपको मेडिकल में एडमिशन नहीं मिला, तो तब आपको कैसा लगा और आपने क्या सोचा? ये बिल्कुल इच्छा तो थी कि भाई डॉक्टर ही बनना है, लोगों की सेवा करने के लिए बनना था मुझे, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था। तो दूसरा ऑप्शन कौन सा है, तो इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग में भी ये तो नॉर्मल बात है, एक तो डॉक्टर और या तो इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग तो ऑप्शन था। अब उसमें ऐसा था कि हम जिस विलेज में रहते थे, भले ही मेरे पिताजी और माताजी टीचर है, लेकिन ये जो मौका आता है, ये टर्निंग पॉइंट हुआ करता है कि भाई करेक्ट। बच्चे को अगर हाँ इंजीनियरिंग डालना है या मेडिकल डालना है। अभी तो इंजीनियरिंग है, तो इंजीनियरिंग में बहुत सारी ब्रांचेस है, तो कहाँ पर भेजे। तो हुआ करता था कि गांव में जो भी बच्चा सबसे ज्यादा पढ़ा है उसके पास जाते थे। तो हमारा भी छोटा सा माहौल था। हाँ, तो हमारे गांव में एक लड़का था जो एमकॉम तक पढ़ा था। ठीक है। तो ओके। ऐसी कुछ सिचुएशन में उसको पूछते थे कि भैया अभी बेटे को कहाँ डाले। तो देखिए, तो मेरा ड्राइंग इतना अच्छा होने के बावजूद मुझे ना तो सिविल और आर्किटेक्ट को भेजा गया, ना मैकेनिकल को भेजा गया, मुझे भेजा गया इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन को। क्यों? 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 भेजा गया मतलब आपके वो जो एमकॉम वाले जो आपके काउंसलर थे बेसिकली, उन्होंने कहा कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन करो। एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली, आपको तब एब्सोल्युटली। कैसा लगा, क्योंकि आपको पता था कि आपकी इंटरेस्ट ड्राइंग में ज्यादा है और आपको सिविल या आर्किटेक्ट करना है, तो आपने उनसे कुछ नोकझोंक नहीं की, उनसे कुछ सलाह, उनको कुछ बताया नहीं कि भाई मेरा इंटरेस्ट तो इसमें है, तो आप मुझे क्यों वहां जाने को कह रहे हो? बिल्कुल, बिल्कुल, कहा भी था। मुझे अभी भी याद है कि मैंने कहा भी था कि मेरा ड्राइंग इतना अच्छा है कि मैं सिविल सिविल में ज़्यादा अच्छा करेंगे। लेकिन उसका यही कहना था कि देखिए, अब आज से 25 साल के ऊपर 88-89 की बात है। उस ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक्स का ही ज़्यादा मतलब दबदबा था। उस ज़माने में टीवीज़ आए थे, है ना? ये सारी चीज़ें मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स ही एक अच्छा ब्रांच था। तो उसने कहा कि नहीं, 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 बाबा, सिविल हो, मैकेनिकल हो, कुछ भी हो, लेकिन ये जो अगर करोगे तो तुमको तुरंत जॉब मिल जाएगा। तुमको तुरंत पैसा मिल जाएगा। तो ओके। अब ऐसी हाँ, ऐसा कहने के बाद तो अब मम्मी है, पिताजी है, बाकी घर के लोग हैं, तो उसके उसके साथ ही चलते हैं। तो वही जाना पड़ा। ओके, लेकिन आपके दिल में कहीं ना कहीं था कि काश मुझे सिविल या मैकेनिकल टाइप्स में मिल जाता। तो पहला तो यस, मतलब आपको मेडिकल में जाना था, यस, फिर यस। सिविल में, मैकेनिकल में, वो सब छोड़ के आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में आए। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये इंजीनियरिंग आपने कहाँ की? हाँ, तो मैंने तो एक्चुअली मतलब आफ्टर 12th उन्होंने कहा कि भाई इंजीनियरिंग की डिग्री को भी मत इनको भेजो। देखिए सर, ये कैसा होता है, क्योंकि उसका लॉजिक क्या था कि डिग्री को अगर इन लोगों को भेज दिया तो फर्स्ट ईयर बहुत टफ होता है, फर्स्ट ईयर में लोग फेल होते हैं, तो इससे अच्छा कि इसको डिप्लोमा में डालो। तो डिप्लोमा में ये तैयार हो जाएगा, ये तैयार होने के बाद फिर इसको डिग्री में डालो, और वैसे किया। फिर डिप्लोमा चले गए। वाह। डिप्लोमा का अच्छा, ठीक है, डिप्लोमा के डायरेक्ट सेकंड ईयर में चले गए। और फिर मैंने ठान ली कि भाई चलो, अभी तो मेडिकल तो छूट ही गई, चलो, वो जो हादसा हुआ था उसकी वजह से दिमाग से निकल गया था। अभी इंजीनियरिंग करने है तो बिल्कुल वही फर्स्ट नंबर निकालना है। तो अच्छा। फिर मैं, हाँ, डिप्लोमा में भी मैं प्राइवेट में नंबर मिला। प्राइवेट में मैं इंस्टीट्यूट में फर्स्ट आया था, और महाराष्ट्र में, होल महाराष्ट्र में फिफ्थ आया था। अरे वाह, क्या बात है। तो ये डिप्लोमा आपने कहाँ से किया? तो मैंने ये डिप्लोमा चांदवड़ से किया था, नासिक के नजदीक एक चांदवड़ है, वहां के प्राइवेट का स्कूल से किया था, कॉलेज से किया था। लेकिन मैं पांचवा आने के वजह से मेरा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में नंबर लगे। अरे तो फिर वाह। तो फिर मैं इंजीनियरिंग गवर्नमेंट से किया, और गवर्नमेंट औरंगाबाद से किया। और वो औरंगाबाद की जो यूनिवर्सिटी है,
वहाँ यूनिवर्सिटी के इतने सारे कॉलेज होने के बावजूद मैं इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटी में टॉपर क्या, था। वाओ, वेरी नाइस। तो आपका ये जो कॉलेज लाइफ है, जो 2 साल डिप्लोमा का और जो 4 साल इंजीनियरिंग का, जो 6 साल का जो लाइफ है, उसमें से आपको आपके आपको क्या सीखने मिला? आपकी पर्सनालिटी में क्या बदल आई उन 6 सालों में? आपके दोस्त कैसे रहे? आपके प्रोफेसर कैसे रहे? आपका खुद का कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो जरा बताइए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली इंजीनियरिंग में जब मैं था, मतलब डिप्लोमा या इंजीनियरिंग जब था, तो वहाँ पर मेरे अंदर जो एक्स्ट्रा करिकुलर की जो एक्टिविटीज़ थी, मेरे अंदर जो गुण थे, ये कला थी, वहाँ पर मुझे ज़्यादा वो मतलब वहाँ मिला एक्चुअली। अच्छा। तो मैं हाँ, बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि मैं डिप्लोमा या डिग्री में भी था, तो मतलब कुछ भी प्रोग्राम हो, मतलब वो गाने का प्रोग्राम हो, पेंटिंग का प्रोग्राम हो, कोई भी एग्ज़िबिशन हो, हैंड राइटिंग की कॉम्पिटिशन हो, इवन रंगोली, रंगोली में मैं फर्स्ट आता था। मतलब इतनी वाह, इतनी आप सारी महान हो। इतनी सारी लड़कियां होने के बावजूद उनके कंपटीशन में मैं रंगोली में फर्स्ट आया करता था। दैट बाकी कुड तो बी चीजें बिकॉज़ ऑफ द ड्राइंग। आपकी जो ड्राइंग थी वो हमेशा से अच्छी रही है, तो आप यस, ड्राइंग को अलग-अलग तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हो। रंगोली इज काइंड ऑफ ड्राइंग एज वेल, राइट? आई मीन, एक्सेप्ट दैट इंस्टेड ऑफ द ब्रश एंड द पेंट एंड ऑल, यू आर यूजिंग द पाउडर, दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो यस, यस, यस। वो ड्राइंग कहीं ना कहीं तो आपको निकालना था कि भाई मुझे ड्राइंग करने का मौका मिलेगा तो मैं तो करूंगा। बिल्कुल, 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 सच सच बात है। मतलब उस कंपटीशन में सारी गर्ल्स तो वो डॉट डॉट वाली जो रंगोली थी वो निकालते थे, और मेरा तो जैसे आपने कहा कि फ्री हैंड, मतलब वो एक मैंने कार्टून बनाया था। और उस वक्त का वो कार्टून, हाँ, उस वक्त का वो कार्टून, वो पॉलिटिकल कार्टून था और बहुत फेमस था। उसको निकाला था, कोई भी पब्लिक, हाँ, कोई भी आता था, पहले तो उस कार्टून को देख के हंसता था और फिर बाद में मेरी तारीफ करता था, वाह क्या बनाया यार, रंगोली में कार्टून बनाया। बहुत 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 अच्छी बात कही आपने। हाँ, और बताइए। और तो मतलब वही पर, मतलब मैं जब इसकी वजह से, एक बात है कि सॉफ्ट कॉर्नर तो मिलता ही है जब हम हमारी कला दिखाते हैं कॉलेज में। तो एक बात तो ये है कि सारे टीचर्स तो पहचानने लगते हैं, हम्म। और टीचर्स तो पहचानते ही, लेकिन ये बाकी डिपार्टमेंट के टीचर और बाकी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स भी पहचानने लगते हैं। तो मैं ऐसा था कि एज ए हीरो, मतलब आप कहेंगे कि अरे ये मुझे तो कोई पहचानता था एक्चुअली, अरे वो सिंगर आ गया देखो, अरे वो मुकेश आ गया देखो, क्योंकि मैं उस वक्त, हाँ, वॉइस ऑफ मुकेश में गाने गाता था एक्चुअली, अरे मतलब कॉलेज वाह, के शोज में। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, क्या बिल्कुल। बात है। तो उसका सॉफ्ट कॉर्नर ऐसा मिला कि ये बात तो अनऑफिशियल मैं बोलता हूँ कि ये तो मतलब साइकोलॉजी है कि इसकी वजह से वो आपको इंटरनल के जो है ना मार्क्स, वो हाथ ऐसे डीले हो जाते हैं। दैट्स हाँ वेरी जी, हाँ जी। दैट्स वेरी नाइस। तो ठीक है, तो आपने इंजीनियरिंग कर ली औरंगाबाद से, और उसके बाद आपका फिर एक बार और टर्निंग पॉइंट आता है कि अब क्या करना है, अब तो इंजीनियरिंग हो गया, तो तब आपने क्या किया, क्या सोचा? यस, 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 यस। नहीं, सबसे पहली बात तो ये जो खून के अंदर जो टीचिंग था, तो वही था कि भाई मुझे अभी टीचिंग के जाना है। तो मैंने, मतलब पहले आप, डिसाइड किया होता कि करना तो टीचिंग ही है। यस, 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 इंजीनियरिंग के बाद भी आपको मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, रिजल्ट लगने के पहले 1 महीना मैं टीचिंग शुरू कर दिया था। देखिए, वेरी इतना नाइस। इतना विश्वास भी था उन लोगों का मेरे ऊपर विश्वास था, क्योंकि फर्स्ट ईयर डिस्टिंक्शन फर्स्ट, सेकंड ईयर डिस्टिंक्शन फर्स्ट, थर्ड ईयर डिस्टिंक्शन, तो उनको पता था कि ये डिस्टिंक्शन में आने वाला है। लेकिन ये बात घर में पिताजी और माताजी है उनको नहीं जची, क्योंकि पता नहीं। टीचिंग हाँ, हो, ओके, क्यों? हाँ, क्योंकि कहना क्योंकि क्यों? पता नहीं, उनके फ्रेंड सर्कल में शायद किसी ने कहा होगा कि अरे भाई, बच्चे को इतना इंजीनियरिंग का पढ़ाने के बाद भी वो क्या हुआ, मास्टर ही हुआ ना। सी, ये चीज मुझे वो हमेशा खटकती है कि जो टीचिंग करने वाले जो हैं वो बड़ी बड़ी हस्तियां बनाते हैं, लेकिन जब उनकी बात आती है कि आप किसी को अगर किसी प्रोफेशन के बारे में बताएं, तो बहुत कम लोग हैं जो आपको कहेंगे कि आप टीचिंग प्रोफेशन में जाओ, विच इज सच ए नोबल प्रोफेशन। तो ये यस, बात मुझे हमेशा खटकती है कि ऐसा क्यों है। सही बात है, हाँ। सही बात है। वो ठीक है। अट्रैक्ट नहीं कर, ये हाँ। जो प्रोफेशन है, इट्स अ नोबेल प्रोफेशन बट इट डजंट अट्रैक्ट यू, है ना, कि ये जो विच बाकी इंजीनियरिंग कैसे अट्रैक्ट करते हैं। अरे भाई, आप कारपोरेट लेवल पे काम करोगे, ऐसी कंपनी में वैसी कंपनी में, सरकारी नौकरी, ये फिर गाड़ी है, बंगला है। टीचिंग में तो ऐसे लगता है कि इमेज होगी ना, ये गुरुजी है, ये टीचर है, वो एक बैग रहेगी, एक पायजामा रहेगा, उस हिसाब से उसका सारा सब, मतलब ऐसा थोड़ा थोड़ा ही रहेगा। ये इमेज बन गई है, इसकी वजह से लोग उसकी तरफ उस तरह से नहीं देखते एक्चुअली, भले भी वो नोबल प्रोफेशन क्यों ना हो।
Right. लेकिन मेरे खून के अंदर था, इसलिए मैंने वो सिलेक्ट किया। अच्छा, तो जब आपके माता पिता को उतनी खुशी नहीं हुई तो आपने क्या किया, उनको कैसे समझाया आपने फिर? सही बात है भाई, मैंने तो ये 92 से लेकर 99 तक तो ऐसे ही समझा कि भाई अच्छा है, लोगों को इतना पढ़ाता हूँ, कितना रिस्पेक्ट मिलता है। वो जब स्टूडेंट्स मुझे बाहर मिलते हैं तो भाई पैर इतने इतने छोटे समय में भी, इतने छोटे आयु में मुझे पैर पकड़ते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन उनको मतलब दिमाग में बैठ गया, किसी ने तो कहा था कि अरे क्या इतना सीखने के बाद भी मास्टरी बना। तो एक अवसर मिला 99 में, ये जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है ना, तो वहां की एड निकली, एड निकली थी, पहले था तो वहां की एड निकली थी। बात कर रहे हो आप एमएससीबी? एमएससीबी, परफेक्ट, एमएससीबी। हाँ। तो वहां की एड आई थी, तो सबने फिर कहा कि अभी तुझे ये करना है, ये छोड़ना है। तो ओके। फिर एज यूजुअल, हाँ, फिर अप्लाई किया और सिलेक्ट तो होना ही था, सिलेक्ट हो गया। फिर 99 में मैं एमएससीबी ज्वाइन किया। अच्छा, पहली पोस्टिंग मेरी फील्ड पे थी, फील्ड ऑफिसर। हाँ, तो लेकिन आपको तकलीफ नहीं हुई कि आपका मन था पढ़ाने में, जो आप ऑलरेडी कर रहे थे, आप एंजॉय भी कर रहे थे, लेकिन जस्ट बिकॉज किसी ने कहा कि नहीं भाई आपको ये करना है, आपको बेसिकली काइंड ऑफ जबरदस्ती हो गई, राइट? तो आपको करना पड़ा, तो आपको कैसा लगा? आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लीव योर पैशन एंड डू समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट, राइट? यस, सही बात है। लेकिन वो जमाना अलग था सर, कि आज का जमाना और उसका जमाना का अलग था। हम रिस्पेक्ट करते थे, माताजी पिताजी जो उनके रिस्पेक्ट करते थे, और हमारी वजह से उनको दुख ना हो, ऐसा भी हम सोचते थे। तो ठीक है भाई, गवर्नमेंट जॉब है, चलो कर लो। लेकिन जॉब सेटिस्फेक्शन जिसे कहते हैं ना साहब, वो नहीं मिलता। जॉब सेटिस्फेक्शन मुझे वो फील्ड पे कभी नहीं मिली। एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन मैं प्रयास करता था कि एमएससीबी में भी ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, वहां पर अगर मुझे दिया जाए ओ तो फिर हाँ, वहां पर टीचिंग हो जाएगा। हाँ, टीचिंग हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि जो चाहिए होता है अपने को, वो कभी मिलता नहीं। मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी वो कभी नहीं मिलता। लेकिन फिर मैं प्रोजेक्ट सेल में काम करने लगा। हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते थे ना, इलेक्ट्रिसिटी के नेटवर्क के पूरे लाइन से, सब चीजें से। वो प्रोजेक्ट सेल में मैं गया और वहां पर 14 इयर्स में वर्क किया। प्रोजेक्ट सेल में जब मैं गया तो फिर वहां फिर सारी चीजें, मतलब उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स हो, बिल्डिंग डॉक्यूमेंट्स हो, पूरा सब इतना मगअप कर लिया, मैं उसमें मास्टर बन गया। तब लोगों को लगा कि हाँ, अभी ये कुछ लोगों को पढ़ा सकता है। यस, तो फिर मुझे मौका मिला वहां पढ़ाने का। तो मैं एज ए गेस्ट फैकल्टी में वहां जाने लगा। और अभी 3 साल से तो मैं वहां पर ही, अभी पर मैं वही पर हूँ। अभी तो मैं ये जो हो रहा है सारी चीजें, तो वही पर मैं एज ए प्रोफेशनल ट्रेनर ही वहां पर काम कर रहा हूँ। क्या बात है। तो आप तो अभी भी आप एमएससीबी में ही हो? हाँ, बिल्कुल वहीं पर हूँ। वहां का जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर अभी ट्रेनर हूँ। कहते हैं ना कि ये जो पृथ्वी है गोल है, तो घूमकर फिर वही आ गया। तो लेकिन इवेंचुअली आपको ट्रेनिंग सिखाने का मौका मिला और अब आप एंजॉय कर रहे हो अपने काम। यस, अब मैं एंजॉय कर रहा हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप ये बताइए कि आप जो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो आप सिखाते हो, ये आपको कब पता चला कि आपको ये करना चाहिए, और आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको ये करना चाहिए? ऐसा कुछ हुआ आपके साथ जिससे आपको लगा कि ये करना चाहिए? वो बताइए। बिल्कुल सही बात। एक तो एक बात है कि जब पिताजी हमारे गुजर गए 2001 में, तो उस समय मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ था। क्योंकि एक होती है ना बच्चे की एक सोच होती है ना कि भाई हम इनको खुश रखेंगे, है ना, जो सुख होता है वो सुख इनको देंगे। लेकिन वो ऐसे ही हमें छोड़कर चले गए, तो मैं बहुत ही डिस्टर्ब हुआ था। उसके बाद में फिर वो फैमिली में भी थोड़े क्राइसिस होने लगे, बहुत डिस्टर्ब हो जाता था। तो ये सारी चीजें मैं देखा तो कभी कभी ऐसा लगता था कि किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ और कुछ ट्रीटमेंट ले। लेकिन पढ़ने की आदत होने के साथ साथ ये अल्टरनेटिव थेरेपीज का भी मैं मतलब पढ़ता था। तो उस वक्त मुझे याद आया कि भाई ये जो चीजें हैं ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। अगर उसको ट्रीट किया जाए तो आप इससे बाहर निकल सकते हैं, जिसके कि हम वो हार्मोन होता है कॉर्टिसोल नाम का, उसको मैं बाद में बताऊंगा। तो फिर मैं थोड़ा सा इसका पढ़ाई किया और लगा कि ये सिंपल है, ये इतना सिंपल है कि लोग क्यों स्ट्रेस लेते हैं। तो फिर बाद में मैंने तो एक क्वेश्चन, आपने कहा आपने पढ़ाई किया, सो इज दिस सम काइंड ऑफ डिग्री दैट यू टुक, या ऐसे ही आपने आर्टिकल्स पढ़ के, बुक्स पढ़ के जानने की कोशिश की है, क्या है?
Yes, yes. About stress management, I have gone through many articles. I have read many books. अभी ये गूगल तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ने को मिले मुझे। और ये जो मायो क्लिनिक है, मायो क्लिनिक्स के रेफरेंसेस मैंने पढ़े। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ने के बाद, बहुत सारे लोगों के ये जो शोज है वो देखने के बाद, फिर मुझे पता चला कि यार इट्स वेरी सिंपल। मैंने अपने खुद के ऊपर जब ट्राई उसकी ली, और जो एक्यूप्रेशर थेरेपी जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ। अच्छा, ओके। हाँ, ये सब तो आपने उस 2001 के बाद ये सब आपने किया? यस 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 यस, उससे बहुत फायदा। कितनी देर आपने ये रिसर्च कितनी देर की आपने? इसको करीबन आप ये कहिए कि 2001 से लेकर 2009 तक, इतना बड़ा लंबा समय है। 8 साल इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। हाँ, मतलब आपने काफी काफी डीप में आप गए इसके। काफी 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 deep। ओके ओके। तो हाँ, तो फिर बताइए, तो ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, वो जब आपको लगा कि ओके दिस सीम्स इफेक्टिव, बिकॉज आपने अपने ऊपर ही इस्तेमाल किया था इसका। यस यस यस। तो ये जो आपकी जो डॉक्टर की डिग्री है वो किस में मिली आपको? हाँ, ये सही बात है, क्योंकि वो अभी जब मैं इंजीनियर हो गया, फिर नौकरी करने लगा, पैसा आने लगा, फिर अंदर से वो जो आवाज थी वो बाहर निकली कि भाई कुछ तो करो, कुछ तो करो। लेकिन ऐसा है कि अभी तो मैं एलोपैथी में या कुछ और रेगुलर कोर्सेज पे तो नहीं कर सकता था, लेकिन इस दरमियान मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, और ये सारी किताबें हाँ हेल्थ के रिलेटेड थी। शुरू शुरू में जब मैं इंग्लिश किताबें पढ़ता था मेडिकल की, तो उनकी जो टर्मिनोलॉजी थी वो कुछ समझ में नहीं आती थी, क्योंकि वो अलग होती थी। फिर बाद में मैंने लोकल लैंग्वेज मराठी और हिंदी की जो किताबें वो पढ़ी। फिर ये सारी चीजें समझने के बाद फिर मैं उनकी इंग्लिश की किताबें पढ़ा। और अब इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद, इतने सारे नोट्स है मेरे पास हेल्थ के ऊपर, कि आदमी अगर सोचे, आदमी अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ नेचर को फॉलो करे, तो ये जो गारंटी पीरियड देकर हमें भेजा है वो प्रकृति ने 100 साल का, 100 साल तक आदमी जिंदा रह सकता है अंडरलाइन ये। तो फिर ये सारी चीजें पढ़ाई करने के बाद कुछ लोगों ने बोला कि अरे तू इतना करता है यार, हमारे ऊपर भी ट्रायल करो, एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबा के दो। तो फिर किसी का सर दर्द होता है, किसी का ये दर्द है, वो दर्द है, वो इस ये गेम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हमारे शरीर के अंदर जो ग्लैंड्स है, ग्रंथि जिसे कहते हैं, अंतःस्राव ग्रंथि, उनमें से 1 या 2 ग्रंथि भी डिस्टर्ब होती है तो हमें दर्द महसूस करता है। तो ये सारी चीजें, तो मैं फिर वो ऐसे आते थे फ्रेंड आते थे, अरे यार ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, तो उसको अगर वो दबाने के बाद उसको थोड़ा सा महसूस होता, अच्छा, अरे अच्छा लगा, तो ये बहुत पब्लिसिटी हो चुकी थी। मैं कहता हूँ कि मैं पिछले अभी 9 से लेकर 19 तक, मतलब ये 10 साल में बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे ही ट्रीट किए, और उनको बहुत ही काफी अच्छा रिजल्ट मिला। तो आज भी मैं कहता हूँ कि अगर ये एक्यूप्रेशर थेरेपी और फूड थेरेपी, इनको अगर इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म पे अगर लाते हैं, तो बिल्कुल कैंसर की बीमारी को भी हम ठीक कर सकते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये रिसर्च, हाँ मैं नहीं कहता, ये रिसर्च है। एक्यूप्रेशर से, एक्यूप्रेशर से, ये रिसर्च है। तो आपको ये जो डॉक्टर की डिग्री मिली है वो एक्यूप्रेशर में मिली है? हाँ, वो एक्चुअली पहले तो मैंने वो नेचुरोपैथी का डिप्लोमा किया। नेचुरोपैथी डिप्लोमा करने के बाद फिर लोग, दोस्त लोग होते ना, अरे यार कुछ तो करो यार, तुम्हारी ख्वाहिश है, बनाओ। तो फिर वो सर्च कर रहा था कि भाई ऐसा कुछ है क्या जो हम पार्ट टाइम कर सकते हैं, कि अभी ये आयुर्वेदा रेगुलर और एलोपैथी रेगुलर तो कर ही नहीं सकते थे, इसके अलावा कुछ था, तो वो था अल्टरनेटिव मेडिसिन। तो उसमें ये एक्यूप्रेशर है, उसमें वो मैग्नेटोथेरेपी है, वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है, इसमें फिर वो मर थेरेपी है, म्यूजिक थेरेपी, ऑल दिस थेरेपीज ऑल टुगेदर उसको कहते हैं कि अल्टरनेटिव, मतलब प्राकृतिक है। उसमें नेचुरोपैथी इज द प्राइम वन। तो इसको मतलब कहाँ अपने को सर्टिफाई किया जा सकता है, क्योंकि ज्ञान तो था, ज्ञान में बांट भी रहा था, लेकिन सर्टिफिकेशन नहीं था। हाँ, सर्टिफिकेशन नहीं था। तो इंडियन बोर्ड ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एक संस्था है, तो उनको मैंने अप्लाई किया। तो उनको कहा भी मैंने कि मेरा ये ज्ञान कहाँ कितना है, एक्सपीरियंस कितना है, वगैरह वगैरह, क्या पढ़ा अभी तक। तो फिर वहां से ऑफर हुई ये अल्टरनेटिव मेडिसिन की डिग्री। ओह, वेरी नाइस, वेरी ऑसम। तो आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बता रहे थे कि आपने ये सब रिसर्च किया और आपने अपने ऊपर वो सारे रिसर्च को यूज किया और आपको पता चला कि दिस इज रियली इफेक्टिव। तो आपको कब लगा कि अब ये जो मेरा सारा नॉलेज है ये मुझे बांटना चाहिए, मुझे लोगों के सामने आकर उनको बताना चाहिए कि जो जैसे जिसे मैंने डील किया है खुद,
ऐसा किसी और पे नौबत नहीं है, उनको मैं ज्ञान दूं कि उनको बताऊं कि भाई ये चीज क्या है और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? ये आपने कब सोचा? वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक्चुअली हुआ ऐसा कि मैं जैसे ही सोशल मतलब ये जो कॉज होता है ना उसके लिए काम भी करता हूँ, मतलब वृद्धाश्रम में जाओ या ऑर्फनेज सेंटर में जाओ, ऐसे कुछ करता हूँ। तो ऐसे ही एक ओल्ड एज होम पे गया था मैं 2015 में। तो अच्छा। ओल्ड एज होम में जब मैं गया था तो वहां पर देखा तो ये सारी कैसे कहते हैं, वो स्ट्रेस में ही रहते, क्योंकि पता नहीं वो किस कारण से ओल्ड एज होम में आते हैं, है ना, घर में कोई अलग माहौल लगा, उनको निकाल दिया होगा, ये कुछ चीजें। तो मैं कोशिश करता था उनको वहां जाकर उनको समझाने की, चाचा छोड़ दो, होते रहता है, ये अपने वो ये पूर्व जन्म की है, ये भोगना है तो भोगना है, ऐसा वैसा। वो फिर मुझे समझाते थे, बेटा तू छोटा है, हमारे घर में क्या दिक्कत है तुम्हें पता नहीं है, मुझे ये परेशानी है, मुझे वो परेशानी है वो। तो मैं उनको यही कहता था कि अभी भी आपके पास मौका है, जो भी जिंदगी बची है उसको आप हंसी से अगर जियोगे तो आप 100 साल तक जियोगे। तो वो मुझे पागल करते थे, वो पागल बताते, अरे तू कुछ भी बातें करता था। मैं भी बोलता, अरे चाचा जी, ये दादाजी, ये रिसर्च है, ऐसा होता है वैसा होता है। तो वहां से शुरुआत हुई। तो वहां से छोटी छोटी बातें मैं उनको बताता था कि स्ट्रेस से कैसे बाहर निकलना। तो हंस के भी कैसे स्ट्रेस से बाहर निकालते, मायो क्लिनिक के रिजल्ट क्या बताते, क्योंकि मायो क्लिनिक के रिजल्ट अच्छे हैं सर जी, कि मतलब पूरे वर्ल्ड में ऐसे कुछ जोन है जिसे ब्लू जोन कहा जाता है, कि जहां पर लोग आज भी जिन उनकी उम्र 100 साल से ऊपर है। और जापान एक ऐसा स्टेट है जहां पर मेरे पास जो रिपोर्ट है सितंबर 2019 का, तो वहां 71,000 के ऊपर लोग 100 साल से ऊपर जी रहे हैं। अच्छा। और अगर हम इंडिया की बात करें तो 100 साल के ऊपर अगर गिनना भी सोचे तो भी मिलेंगे नहीं। तो फिर ये क्या, ये वो क्या करते हैं? ऐसा तो क्यों है, आपको ऐसा लगा हाँ, कि ऐसा ऐसा? क्यों है? तो उनके ऊपर ऑलरेडी मायो क्लिनिक जो अमेरिका स्थित है, उन्होंने मायो क्लिनिक, मेरे ख्याल से आपके यहाँ पर है, हाँ मायो हाँ। क्लिनिक ने रिसर्च किया है और उसके रिसर्च के पेपर्स भी एक्चुअली पब्लिश हुए और उनके फाइंडिंग्स है। तो वो सारे फाइंडिंग्स भी हम लोग यूज करते हैं मतलब। अच्छा। तो हाँ, तो बाकी सारी चीजें मेरे पास तो थी 2009 से जो कलेक्ट की थी मैंने। तो उनके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट करा था, मैं कभी भी सैटरडे संडे जाता था उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ महीने बाद, अभी एग्जैक्टली याद है, कुछ महीने बाद वो हंसने लगे थे, उनके चेहरे के ऊपर हंसी आई थी। जब भी मैं जाता था तो वो हंसते थे। मतलब पहले जब मैं जाता था तो ऐसे ही बैठे थे, बिल्कुल एकदम गंभीर चेहरे से बैठे थे, सोचते थे पता नहीं मेरा कैसा हुआ क्या हुआ। लेकिन ये जो चेंज मैंने देखा तो मुझे लगा कि मैं कुछ तो कर सकता हूँ, अभी मैं हाँ, लोगों में चेंज, हाँ, लोगों में मैं चेंज ला सकता हूँ। तब मुझे तो याद पता चला कि बहुत 2015। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने, मतलब किसी को हंसाना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी को हंसा सकते हो, उससे बड़ी अच्छी बात आप कुछ कर ही नहीं सकते दुनिया में। बिल्कुल सही बात कही आप। इंसान अगर खुश रहे, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता इंसान को उम्मीद भी करनी चाहिए किसी और चीज की। खुश रहना सबसे बड़ी बात है, और अगर आप वो चीज कर सकते हो तो आप भगवान से कम नहीं हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मुझे ये बताइए कि व्हाट इज स्ट्रेस? हाउ डू यू डिफाइन स्ट्रेस? क्या होता क्या है स्ट्रेस? सही बात है। एक्चुअली वेरी सिंपल, इन वेरी सिंपल वर्ड अगर मैं अगर कहना चाहूँ कि मतलब मैं जो लोगों को कहता हूँ कि भाई स्ट्रेस की अलग अलग डेफिनेशन है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी अलग अलग है, लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि भाई स्ट्रेस वो चीज है, वो अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है। वो चीज, वो कोई पर्सन हो सकता है, वो कोई घटना हो सकती है, या कोई विचार हो सकता है। उसकी वजह से अगर हमें तकलीफ होती है, हमें दर्द होता है, तो समझ जाइए कि वो स्ट्रेस है, वो टेंशन है। इतना सिंपल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेस सिर्फ बैड ही होता है सर जी, स्ट्रेस गुड भी होता है। क्योंकि हम सुबह से लेकर शाम तक जो चीजें करते हैं, उसे जो फोर्स लगता है, दैट इज अ स्ट्रेस। दैट इज ट्रू। कभी कभी हम संडे के दिन या ऑफिस में भी कभी कभी बहुत काम करते हैं, फिर भी हमें थकान महसूस नहीं होती, हम्म। तो वो भी स्ट्रेस ही था, लेकिन उससे पेन नहीं हुआ, इसलिए हमें पता नहीं चला कि ये स्ट्रेस है, बट दैट वाज ए गुड स्ट्रेस। ओके। ओके, सो गुड स्ट्रेस होना अच्छी बात है, राइट? यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। गुड स्ट्रेस एंड बैड स्ट्रेस, ऐसे मतलब जिसको यू स्ट्रेस एंड डी स्ट्रेस कहा जाता है राइट। लैंग्वेज में। तो स्ट्रेस तो होना ही है। मतलब मैं सेशन में ऐसे कहता हूं कि भाई यहाँ पर कोई ऐसा है क्या कि जिसको पूरे लाइफ में अभी तक स्ट्रेस आया ही नहीं, रेज योर हैंड।
तो कुछ कुछ लोग तो मस्ती में रेस कर देते हैं। वो करते हैं रेस। हाँ, करते हैं कि मुझे अभी तक आया ही नहीं स्ट्रेस। तो मैं फिर कहता हूँ कि भाई अगर किसी को स्ट्रेस आया ही नहीं अभी तक, तो वो दुनिया का सबसे आलसी आदमी है। तो फिर वो चुप बैठ जाता है। हाँ, सही कहा आपने। ओके। क्योंकि स्ट्रेस के बगैर हम काम ही नहीं कर सकते। हम उठते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, लिखते हैं, जो भी कुछ है उसको स्ट्रेस ही लगा है। लेकिन वो गुड स्ट्रेस होता है इसलिए पता नहीं चलता, और डिस्ट्रेस मतलब जो बैड स्ट्रेस है जिसकी वजह से हमें दर्द महसूस होता है, वो हमें पता चलता है और हम कहते हैं कि स्ट्रेस में हो, स्ट्रेस में हो, स्ट्रेस में हो। राइट, राइट। तो स्ट्रेस दूर करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीके लोग अपनाते हैं। मेडिटेशन है, योगा है, बहुत सारी चीजें हैं। आप क्या करते हो स्ट्रेस दूर करने के लिए? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। मैं मेरे ये सेशन में सेकंड हाफ पार्ट में मैं सिर्फ इसी के ऊपर फोकस करता हूँ कि भाई स्ट्रेस से बाहर कैसे निकले। लेकिन उसके पहले ये भी होता है कि लोगों को मतलब वो फील करते हैं वो स्ट्रेस में है, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि वो स्ट्रेस में। दैट इज ट्रू। ये भी बात, ये भी बहुत बात, सारे ये भी लोग होते बात। हैं जिनको खुद पता नहीं होता कि वो स्ट्रेस में है। राइट। हाँ हाँ, तो उनको ये बताना पड़ता है कि भाई कुछ सिम्टम्स है, अगर ये आप देखेंगे, अगर ये आपके अंदर है तो आप समझ जाइए कि आप स्ट्रेस में हैं। तो क्या सिम्टम्स है? तो पहला सिम्टम्स तो मैं ये कहूंगा कि अगर हर रोज हम सुबह बिल्कुल फ्रेश उठते हैं और एक आध दिन हम सुबह उठ नहीं सकते, तो समझ जाइए कि आप स्ट्रेस में है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कल का हैंगओवर उतरा ही नहीं, वो अलग बात है। वो अलग बात है, लेकिन ये इंडिकेट करता है कि आप स्ट्रेस में हैं, तो आपको स्ट्रेस से बाहर निकलना है। ऐसा भी होता है मतलब ये आफ्टरनून फैटिग या आफ्टरनून हेडेक, दोपहर को मतलब सर दर्द या थकान महसूस करना, अगर नॉर्मल से ज्यादा होता है तो समझ जाइए कि आप स्ट्रेस में हैं। लेकिन थकान, दोपहर को थकान महसूस करना ये स्वाभाविक बात है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि स्ट्रेस क्यों है, स्ट्रेस की वजह क्या है, स्ट्रेस का कहां से मतलब जन्म हुआ। तो स्ट्रेस की वजह है कार्टिसोल नाम का हार्मोन। ये हार्मोन है कार्टिसोल नाम का, ये पैदा होता है, जनरेट होता है एड्रिनल ग्लैंड्स। ये एड्रिनल ग्लैंड कहाँ है? तो एड्रिनल ग्लैंड हमारे किडनी के ऊपर प्लेस है। तो कुछ लोग कहते हैं सेशन में, तो भाई सर जी इसको खत्म ही करना ना रहेगा बाज, ना रहेगी बजेगी बांसुरी, ना बजेगी बांसुरी। तो भाई ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड तो ये इंपॉर्टेंट ग्लैंड है भाई। और दूसरी बात ये है कि ये कार्टिसोल को भी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि कार्टिसोल है इसलिए आप सुबह उठ रहे हैं। हाँ। कार्टिसोल है इसलिए आप शाम को रात को सो रहे हैं, क्योंकि इसकी एक लेवल होती है। जब आप मॉर्निंग में बिल्कुल खुशी से उठते हैं तब कार्टिसोल उसके एक थ्रेशोल्ड पे आता है, और जैसे वो दिन में कम 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 होते जाता है तो दोपहर को आपको थोड़ी थकान महसूस होती है, और रात को वो बिल्कुल कम हो जाता है। फिर आप कितना भी अच्छा मूवी लगा है, कितनी भी अच्छी वीडियो चल रही है, आप चाहते हैं कि मैं देखूं, लेकिन अपने आप जब आंखें बंद हो जाती है तो समझ जाइए वे कार्टिसोल खत्म हो गया, आपको सोना है। तो इसका मतलब ये कार्टिसोल को आप खत्म नहीं कर सकते। तो ये रूट कॉज है, मतलब ये कार्टिसोल की वजह से। तो ये थकान महसूस करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने अगर आपको आवाज दे दी, घर में हो या ऑफिस में, किसी ने आवाज दी और आप तुरंत उठते हैं, आपकी जगह से आप तुरंत उठते हैं, और अगर आप फील करते हैं कि मुझे थोड़ा सा चक्कर, यस, तो समझ जाइए साहब कि आप स्ट्रेस में हो, तुरंत डॉक्टर के पास मत जाइए। ये भी बातें हैं, ये भी बातें है ना। तो दूसरी बात, ये कभी कभी होता है कि आपका पल्स रेट हमेशा ही बढ़ते रहता है, लेकिन आप महसूस नहीं करते। जब आप स्ट्रेस में हो, और अगर हमेशा आप स्ट्रेस में हो, तो आपका पल्स रेट एबनॉर्मल ही रहता है। लेकिन आपको कब पहचानते? अगर आप मोटरसाइकिल पे चले हैं, कोई अगर बीच में आ गया और आपने ब्रेक लगा लिया, तो फिर बस यहीं पे आता तो आपको पता चलता है कि दर्द 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 दर्द। वैसे ही पल्स रेट एबनॉर्मल हमेशा रहता है जब आप हमेशा स्ट्रेस में होते, लेकिन हम उसको गिनते नहीं, इसकी वजह से पता नहीं चलता। फिर इसका इफेक्ट ऐसा है साहब कि ये पल्स रेट एबनॉर्मल के बाद ये हाइपरटेंशन में जाता है, फिर हाई ब्लड प्रेशर में जाता है, हाई ब्लड प्रेशर के बाद में कोरोनरी डिसीज में जाता है, कोरोनरी डिसीज के बाद में हार्ट अटैक में जाता है, और हार्ट अटैक में सीधा सीधा वो जाता है स्मशान में, उस पर वो जाता है नहीं। भाई अगर इतना इतना भयंकर है तो स्ट्रेस क्यों लेते हो, ऐसा सवाल आता है। उसके बाद में कभी कभी होता है कि लेते हो, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि आप लेना नहीं चाहते लेकिन हो जाता है। यस, है ना,
बिल्कुल। आप मतलब उस एटीट्यूड से जाते हैं कि मैं स्ट्रेस लूंगा ही नहीं, बिल्कुल लूंगा ही नहीं, लेकिन सामने वाला स्ट्रेसर इतना बड़ा होता है कि वो आपको स्ट्रेस देकर ही जाता है। लेकर जाता है। हाँ, राइट राइट राइट। वो कभी कभी तो होता है। इसको मैनेज करने के, जैसे कि आपने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आइडेंटिफाई करना कि आप स्ट्रेस में हो, वो सबसे बड़ी बात है। तो आप आइडेंटिफाई करने के आपने कुछ एग्जांपल्स बताए कि जिससे कैसे पता चलेगा कि आप स्ट्रेस में हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप खुद नहीं बता सकते कि आप स्ट्रेस में हो, बट कोई और बता सकता है कि आप स्ट्रेस में हो। तो अगर सपोज मुझे, आपने जो जो कंडीशंस बताए उसके बेसिस पे अगर मुझे लगता है कि कोई इंसान शायद स्ट्रेस में है, तो मैं उसकी कैसे मदद कर सकता हूं और मुझे क्या करना चाहिए उस वक्त कि भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्ट्रेस में हो। क्योंकि वो वाली बात हो जाती है कि आपको लग रहा है स्ट्रेस में और आप जाके बात करें और वो बंदा आपको डिसरिस्पेक्ट कर दे कि भैया मैं बोल रहा हूं मैं ठीक हूं, तू क्यों जबरदस्ती बोल रहा है। तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करो? सही बात, वेरी नाइस। एक्चुअली स्ट्रेस में होना या ना होना ये सीधा सीधा चेहरे के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। अगर कोई स्ट्रेस में है तो आप उसका चेहरा देखिए तो शांत रहता है, गंभीर हो जाता है। उसकी आंखें देखो, आंखों में भी वो मतलब क्या उदासी दिखाई देती है। वो शांत हो जाता है, कुछ तो ऐसे लगता है कि वो सोच रहा है, किसी सोच में पड़ गया है, तो समझ जाए कि ये स्ट्रेस में है। और अगर आपको चेक ही करना है तो ये जो अपने पैर है ना, पैरों की जो उंगलियां है, पैर की उंगलियां, पैर की जो उंगलियां है उसमें जो सेंटर की जो उंगली है, सेंटर की उंगली का ये जो बेस होता है, उस बेस को यहां दबाइए। अगर उसको दर्द महसूस होता है तो वो नाक के बगैर भी उसको कह सकते कि भाई तू कितना भी छुपा, तू स्ट्रेस में है। ओह अच्छा, वहां पे दर्द नहीं होना चाहिए आप जब वहां स्ट्रेस। हाँ, यस नहीं होना चाहिए। ओके ओके ओके। तो जैसा आपने एक तरीका बताया आपने कि कैसे पहचाने कि हम स्ट्रेस में हैं या नहीं। और कितने तरीके हैं? आपने कुछ तो बता दिए हैं ऑलरेडी, लेकिन इसके अलावा आपको और कोई ध्यान में आता है जिससे आप पता कर सके, वो खुद सेल्फ टेस्ट कर सके अपने आप पर, या मैं ये करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि मैं स्ट्रेस में हूं या नहीं? तो ऐसा कोई और है? हाँ बिल्कुल है। मतलब नींद ना आना, ये भी चीज है। अब हम अगर हर शाम रात को घर जाते हैं और जैसे ही बेड पे पड़ते हैं और खर्राटे लेना शुरू हो जाते हैं, भाई ऐसा आदमी तो सबसे मतलब क्या कहूंगा मैं, वो सुखी इंसान। यस कुछ इंसान है। लेकिन अगर हम हर रोज मतलब कोई तकलीफ ना होते बगैर सोते हैं और किसी दिन अगर हमें नींद नहीं आती है और ये 1-2 दिन चलता है, तो समझ जाइए कि साहब आप स्ट्रेस पे हो। ये एक सिम्टम है। अपने बॉडी पार्ट के ऊपर इन्फ्लेमेशन, मतलब पुरानी सूजन अगर है कहीं और बहुत दवा दारू करने के बाद भी अगर वो सूजन नहीं हटती है, तो समझ जाइए इसका रूट कॉज स्ट्रेस है, तो आप स्ट्रेस में हो। या हाँ, ये अपने नाखून जो होते हैं साहब, ये नाखून बिल्कुल पतले हो जाते हैं, है ना। तो मतलब हाँ, अगर नाखून काटने के लिए अगर आपको नेल कटर की जरूरत ना पड़े और अगर आप दांत से ही नाखून काटते हैं, तो समझ जाइए साहब आप स्ट्रेस में हो। ओके। और कभी कभी मूडीनेस आ रहा है। मतलब अगर मैं अगर जोक सुनाऊं तो ये बंदा अभी नहीं हंसेगा, वो घर जाने के बाद हंसेगा। तो मतलब जिस वक्त जो करना है वो नहीं करता एक्चुअली। अच्छा, तो मूडीनेस भी है। हाँ, कभी कभी ये जो अपना, ये पूछना चाहता था कि अब तो ये स्ट्रेस कैसे पता करें, उसके आपने बहुत सारे नुस्खे बता दिए। अब ये बताइए कि उन्हें दूर कैसे करें, उसके क्या क्या नुस्खे हैं? यस बिल्कुल। हमें भी समय की पाबंदी है, हमें बिल्कुल समय के अंदर करना। ये बिल्कुल सही सवाल है साहब। ये इतना इजी है, मैं तो कहता हूँ भाई ये इससे इजी तो कोई और है ही नहीं। स्ट्रेस से बाहर निकलना बहुत इजी है। सबसे पहला मैं पर्याय उपाय कहता हूँ कि भाई स्माइल करो। लेकिन इतना सिंपल है, अगर स्माइल। हाँ, लेकिन अगर आप स्ट्रेस में हो तो आपको स्माइल नहीं आती, आप नहीं कर पाते। हाँ, करेक्ट। स्माइल नहीं आती, तो स्माइल नहीं आती तो भाई ऐसा कुछ पढ़ो जिससे आप स्माइल कर सकते हैं। भाई वो जोक हो या कुछ वीडियो हो जिसमें कॉमेडी है, तो आप मतलब स्माइल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये बहुत सही नुस्खा बताया आपने। मेरे ईमेल में मेरा एक फोल्डर है, जोक्स का फोल्डर।
जो मैं बहुत सारे जोक्स हैं उसके अंदर, और ये चीज जो आपने कही वो मैं 100% अग्री करता हूं। मुझे जब भी स्ट्रेस होता है या तो मैं म्यूजिक सुनता हूं या फिर ये जोक्स फोल्डर में जाके जोक्स पढ़ लेता हूं। एंड यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज अ वेरी वेरी गुड स्ट्रेस रिलीफ। यप, क्या बात है, क्या बात है। आप तो यहाँ पर मतलब क्या कह सकते हैं कि मतलब ये कह कि भाई ये लो सबूती ले लो, सबूती सामने बैठे है करके। वेरी नाइस। स्माइल एक्चुअली मतलब लोगों को मैं ये कहता हूँ कि भाई स्ट्रेस आज आएगा या कल आएगा पता नहीं, लेकिन आप आदत डाल लो कि स्माइल करते रहना जरूरी है। हाँ, हाँ बिल्कुल करें। एक्चुअली क्या होता है कि देखो, मैं अभी आपको शुरू में जब मैं आया और कहा कि भाई आपका ये फेस देखने के बाद एकदम खुश होता था, है ना, तो ये स्माइली फेस होता है। सामने वाला जो बंदा है वो खुश होता है। वो खुश हो या ना हो, लेकिन स्माइल करने से हमारा स्ट्रेस कम होता है। स्माइल से क्या होता है साहब कि अगर हम स्माइल करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक हार्मोन है जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन बढ़ता है एंड ऑक्सीटोसिन इज ए गुड हार्मोन। मैंने कहा था कि जब ये कार्टिसोल शूट होता है, उसके थ्रेशोल्ड से शूट होता है, तब हम स्ट्रेस फील करते हैं, तो उसे बैड हार्मोन भी कहा जाता है। अगर वो कार्टिसोल बैड हार्मोन है तो उसको अगर सप्रेस करना है तो हमारे शरीर के अंदर गुड हार्मोन पैदा करने हैं। तो गुड हार्मोन कौन सा है? तो ये ऑक्सीटोसिन है। तो भाई ऑक्सीटोसिन को बढ़ाना है तो फिर स्माइल करना है। दैट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। स्माइल करो, स्माइल करो, स्माइल करो, अपने आप शरीर के अंदर ऑक्सीटोसिन बढ़ता है और ये कार्टिसोल जो है वो सप्रेस हो जाता है और आप बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन क्या कहूं आशीष जी, लोग जो है ना, ये अपने चेहरे के ऊपर दो बड़ी लाइनें, देखो ये दो लाइन नाक के बगल में, दो ही लाइन, बड़ी लाइन, हमेशा ऐसा लेकर घूमते। पता नहीं क्यों हमेशा ऐसा नीचे लेकर घूमते। मैं कहता हूं कि भाई आपको कुछ नहीं करना है, इन रेखाओं को सिर्फ ऊपर करना है, ऊपर करना है। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। लेकिन वो भी नहीं करते। लेकिन उन रेखाओं को ऊपर करने के, जैसा कि मैंने 2 तरीके आपको बताए जो मैं इस्तेमाल करता हूं। एक तो म्यूजिक सुनना या देखना और दूसरा जोक्स पढ़ना। उसके अलावा और क्या क्या है उपाय है? नहीं, उसके अलावा ऐसे है कि ऐसा फ्रेंड सर्कल, ऐसा माहौल जहां पर आपको लगे कि यहाँ जाने के बाद मुझे खुशी होती है, स्माइल मुझे अपने चेहरे के ऊपर अपने आप आ जाता है, तो ऐसे ग्रुप में जाना है। इसलिए कहते हैं ना कि नर्चर योर सोशल लाइफ। आपको फ्रेंड जो है साहब, ये फ्रेंड को आपको मतलब संभाल कर रखना है। आप देखिए फ्रेंड ही है जो आपको हंसा सकता है, बाकी कोई नहीं। और ये अभी ये एक तरीका है एक्चुअली स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए। नर्चर योर सोशल लाइफ मतलब क्या कि फ्रेंड्स को संभालो। भाई एक ही प्राणी है जिसे फ्रेंड कहा जाता है, जिसके सामने हम सारी चीजें बाहर निकालते हैं। देखिए, वाइफ हस्बैंड को सारी बातें कभी नहीं बताती, कुछ तो छिपा के रखती है। हस्बैंड वाइफ को भी सारी बातें कभी नहीं बताते। हस्बैंड वाइफ बच्चों को सारी बातें कभी नहीं बताते। बच्चों तो कुछ भी नहीं बताती। ऐसा माहौल है सब। तो एक ही है दोस्त। जिसे मैं कहता हूं कि एक ही प्राणी है भाई, वो है दोस्त। उसको संभाल कर उसके सामने हम सारी चीजें जो है अंदर का बाहर निकालते हैं, ओमिट करते हैं। ओमिट करना मतलब वो बाहर निकालना। और जब ये पूरा हल्का हो जाता है तो हम फील करते हैं कि रिलैक्स, यस नाउ आई एम वेरी मच रिलैक्स। तो ये भी एक अच्छा ट्रिक है एक्चुअली। आपने वो निकाला तो उसके अंदर आ ही गया एक्चुअली। अब इसके आगे है जो सेंटेंस सारे जो सुनने वाले हैं उन्होंने पहले ही सुना है कि लाफ्टर इज अ गुड मेडिसिन। यस इट इज। ये ट्रू है, ये एब्सोल्युटली 100% ट्रू है कि लाफ्टर इज अ गुड मेडिसिन। लेकिन लोग हंसते ही नहीं साहब। मैं ये कहता हूं कि भाई कुछ तो ऐसी चीजें होती है कि जोक हम लोग मतलब ये भाई किसी को जोक अगर बताना भी है तो उसके पीछे मेहनत है। उसको जोक को पढ़ना है, मगअप करना है, फिर मैं बाद में फिर ये सारी चीजें जाकर मैं आशीष जी के सामने बैठूंगा और मैं ठान लूंगा कि आज मैं आशीष जी को हंसाऊंगा। और मैं पूरा जोक बताने के बाद आशीष जी ऐसे बैठे, वैसे बैठे। अरे यार, अब मैं कहता हूँ कि भाई अब खत्म हो गया, अभी तो हंसो। लोग हंसते ही नहीं साहब, ये बात है। तो उसका कारण जानने की कोशिश किया आपने कि ऐसा क्यों होता है? नहीं, सही बात है। वो स्ट्रेस में ही रहते तो इसके लिए यही है। नहीं आ रहा होता बेसिकली। हाँ बिल्कुल, वो बहुत। तो उनको मैं कहता हूँ कि भाई एक जोक से अगर काम नहीं होता है ना, तो आप बैठ जाओ, एक मस्त कॉमेडी वीडियो चालू करो। कॉमेडी वीडियो, अरे 1 2 3 मिनट जाने दो यार, बाद में तो हंसोगे। आधे घंटा का वीडियो लगाओ, 1 घंटा का वीडियो लगाओ, कॉमेडी मूवी लगाओ, कुछ भी लगाओ। At some point you will, हाँ।
यस, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ साहब कि आप सभी ने ये एक बात एक्सपीरियंस की होगी कि जब भी हम कॉमेडी वीडियो देखते हैं या कॉमेडी मूवी देखते हैं, उस 1 घंटे के अंदर या 1.5 घंटे के अंदर भले ही हमारे शरीर के ऊपर कोई चोट है, जख्म है, कहीं दर्द है, वो दर्द महसूस नहीं होता वो 1 घंटे में। हम्म। पता है क्यों? क्योंकि जब हम जोर जोर से हंसते हैं, जैसे मैं कहता हूं कि रावण जैसे हंसो, रावण कैसे दहाड़ता था ऐसे जब हम हंसते हैं तो साहब हमारे शरीर में एंडोर्फिन नाम का हार्मोन पैदा होता है। साहब ये वही है एंडोर्फिन जिसे कहा जाता है कि नेचुरल पेन किलर। ओ, देखिए जब हमारे शरीर के अंदर जब दर्द होता है तो हम क्या करते हैं कि भागते दौड़ते हैं, मेडिकल में जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं, वो पेन किलर की दवा लेते हैं, वो पेन किलर की टैबलेट हम लेते हैं, तो फिर वही असर करता है, वो एंडोर्फिन को बढ़ाता है। साहब अगर हमारे शरीर में एंडोर्फिन बनने के लिए बस इतना छोटा सा मौका है कि हंसना है, हंसना है, हंसना है, हंसो हंसो हंसो, इतना हंसो कि आपका दर्द आप भूल जाएंगे। तो लेकिन आप हमें ये बताइए कि आप जब स्ट्रेस में होते हो या आप जब डिप्रेस्ड होते हो तो आपका मन, आपको पता है ये सोल्यूशन है आपके पास, लेकिन आपका मन नहीं करता कि आप इस सोल्यूशन का इस्तेमाल करो, क्योंकि उस वक्त आप ऐसे मूड में होते हो कि आपको दवाई पता होते हुए भी आपको वो दवाई लेनी नहीं होती। आप कैसे उसको मतलब अपने आप को आप कैसे फोर्स करो कि आप अपना मूड चेंज करो, आप अपनी डिप्रेशन दूर करो और जबरदस्ती आप इस चीज को करो, बेसिकली टू वॉच अ वीडियो और टू रीड समथिंग, वो आप अपने आप को कैसे उस लेवल तक लेके आ सकते हो? बिकॉज उस फेज में आपको मन नहीं करता कि आप ये सब कुछ करो, पता है कि सोल्यूशन क्या है लेकिन मुझे करना नहीं है, तो अपने आप को आप कैसे उस लेवल तक ले जाओ? बिल्कुल सही कहा एक्चुअली कि वो समय ऐसा होता है, वो सिचुएशन ऐसी होती है कि हम इतने डिप्रेस होते हैं। कोई अगर आपको कुछ गालियां दे के चला गया हो, किसी की झगड़ा हुआ है या बीच में दिमाग में सारी विचार होते हैं, तो हम कुछ करने के लायक ही नहीं होते। हमें अगर कोई कहा भी कि भाई ये देखो, ये पढ़ो, ये करो, तो हम उस लेवल में रहते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में दो चीजें चलती रहती है। देखिए आपके दिमाग में दो चीजें चलती रहती है कि अगर आप ऐसे ही रहोगे तो आपको खतरा है, क्योंकि आपको पता है कि ये स्ट्रेस कितना हार्मफुल है। ये कितना हार्मफुल है और मुझे ये कहाँ लेकर जा सकता है, कि इसका रिजल्ट मैं एक्चुअली मतलब इसकी जो एडवर्स इफेक्ट है वो तो मैं शुरू में कहा नहीं, जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जो कि सबको पता है कि भाई एंजाइटी में चला जाता है, एंजाइटी के बाद डिप्रेशन में चला जाता है, और डिप्रेशन में जाने वाला आदमी अपने हेल्थ के साथ कुछ भी कर सकता है, अपनी जिंदगी को भी वो दांव पे लगा देता है। तो ये सारी चीजें सबको पता है। तो दिमाग में दो चीजें चलती रहती है कि मैं उठूं या ना उठूं या ना उठूं। तो कुछ समय तक तो वो कुछ निर्णय ही नहीं ले पाता, क्योंकि वो इतना उदास होता है, कुछ समय तक निर्णय। लेकिन जैसे ही उसको ट्रिगर मिल जाता है कि अभी तुझे उठना है, नहीं उठा तो तू मर भी सकता है, तो फिर उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। फिर अपने आप वो रूम से बाहर आएगा, अपने आप कुछ तो टीवी चालू करेगा, अपने आप या तो फिर बाहर नेचर में जाएगा, या तो किसी फ्रेंड को कॉल करेगा। ये सारी चीजें फिर वो जब वो फेज देखता है, वो सीन देखता है कि मैं अगर बाहर नहीं निकला, वो सेकंड जो ब्रेन उसको ट्रिगर देता है कि अभी तुझे ये करना है, ये नहीं तो ये हो जाएगा, अभी ये करना है तो ये हो जाएगा। तो वो समय उसको देना पड़ता है, एक समय के बाद उसको ट्रिगर मिलता है और अपने आप ही वो एक्शन लेता है। ये हर एक के साथ। तो इसके लिए जरूरी है कि आपका दिमाग पे काबू हो, आपकी जो सोच शक्ति है वो आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि जो आपको मदद करे इस चीज से बाहर आने के लिए। आप अपने दिमाग को कैसे स्ट्रांग बना सकते हो? आई मीन आई नो देयर आर कपल ऑफ सॉल्यूशंस, योगा और मेडिटेशन के बारे में तो मैं जानता ही हूं, लेकिन आपका क्या कहना है उसके बारे में कि आप अपने दिमाग को कैसे एकदम मजबूत बनाएं? बिल्कुल आपने जो कहा वो तो बिल्कुल सही है, और उन्हीं को हम लोग भी आजमाते हैं एक्चुअली, क्योंकि दिमाग को अगर स्ट्रांग और स्टेबल रखना है तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे ब्लड के जो सेल्स है, ब्लड सेल तो सारे दिमाग से लेकर पूरे पैर तक तो ब्लड सेल फैलते हैं। तो ब्लड सेल्स को अगर प्रमाणित मात्रा में ऑक्सीजन अगर मिलता है, सुनिए, ब्लड सेल को अगर प्रमाणित मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है तो वो सारे ऑर्गन्स को हेल्दी रखता है। करेक्ट। हाँ, तो हम भी यही सुझाव देते हैं कि भाई जब आपको लगता है कि आप उस मेंटली बिल्कुल थोड़े वीक हो चुके हैं, स्टेबल नहीं होते, तो आपको ये डीप ब्रीदिंग करना है।
तो मैं ये सजेस्ट करता हूं कि आपको डीप ब्रीदिंग करना है 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर आप ये स्ट्रेस से भी बाहर निकलोगे और आपका ब्रेन भी एकदम शार्प हो जाएगा और शांत हो जाएगा। इतना सरल और सहज उपाय है। उसके बाकी भी पॉइंट्स है। मैं जैसे कहता हूँ एक्यूप्रेशर में हमारे ब्रेन को कंट्रोल करने वाली 2 ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पिनियल ग्लैंड। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड है वो हमारे हाथ के ऊपर यहाँ रिफ्लेक्ट करती है। मतलब जो अपना थंब है, ये दोनों थंब का जो अपर पार्ट है वो अपर पार्ट के यहाँ पर पिट्यूटरी एंड पिनियल ग्लैंड है। अगर आप ये ऐसी तरह से, इस तरह से उसको दबा दें, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, ये 2 मिनट यहाँ पर, 2 मिनट यहाँ पर, दिन में जितनी बार चाहे उतनी बार, 3-4 बार तो करो। आप थोड़े दिन के बाद आपको पता चलेगा कि मैं जो अनस्टेबल मेरा ब्रेन था अभी तो बिल्कुल स्टेबल हूँ। मैं पढ़ता हूँ तो मुझे याद आता है। ये सारी चीजें होती है। Oh wow, okay. तो मतलब acupressure is really effective and you have actually applied. Oh, very nice. तो आप हमें ये बताइए, हमारे पास बहुत कम समय रह गया है, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूंगा कि अगर आपसे कोई रीच आउट करना चाहे और आपसे एक्यूप्रेशर के बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहे तो वो आपको कैसे रीच आउट कर सकते हैं? मैं फेसबुक पर भी हूँ, चिदानंद फाल्के फेसबुक पेज है मेरा। अच्छा। और व्हाट्सएप पर भी वो, मतलब अभी तो जो इंडिया में है, कुछ लोग, बहुत सारे, मेरा नंबर तो बहुत सारे लोगों के पास चला भी गया है, तो व्हाट्सएप पे उनका वो दर्द कुछ बताते हैं और व्हाट्सएप पे ही मैं काउंसलिंग करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि ये कोरोना का जो पैंडेमिक सिचुएशन थी, उस सिचुएशन में बहुत लोगों ने मुझे फोन किया था कि वो मेंटली डिस्टर्ब थे ना, वो स्टेबल नहीं थे, वो डर के मारे वो मतलब इतना मतलब ये हो गए थे कि क्या होगा। कुछ लोगों ने तो हॉस्पिटल से फोन किया था कि अभी मैं पॉजिटिव हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन बताओ कैसे। तो जब फोन पे हम बातें करते थे तो मेरा काम तो यही था कि भाई उनके दिमाग के अंदर जो डर है उसको निकालना है। और स्टेबल कैसे करते हैं, मैंने तो आपको पता है, कुछ चीजें हैं उसको बताने के बाद तो स्टेबल हो जाता है। तो ये सारी चीजें बहुत लोगों तक मैं पहुंचा हूं और बहुत लोगों को उसका लाभ भी हुआ है। तो एक जरिया है व्हाट्सएप है और दूसरा जरिया है फेसबुक पेज है, वहां बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम जरूर ये हम आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे वेबसाइट पर और हमारे चैनल पर डालेंगे, सो दैट लोग आपको रीच आउट कर सकें और इस बारे में और ज्यादा जानकारी ले सकें। अब हम चाहेंगे कि आपके सुपुत्र, उनको आप इंट्रोड्यूस करें और उनके बारे में जरा बताएं। हाँ, ये अभी मेरा जो सुपुत्र है उसका नाम है पृथ्वीराज फाल्के। मैंने जैसे कहा कि कुछ गुण पिताजी के मेरे अंदर थे, तो मेरे सारे गुण उसके अंदर है। क्या बात है। मतलब हाँ, कला का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें वो काम नहीं करता, सारी कलाएं। तो मेरे पीछे आपने देखा, आप शायद देख रहेंगे कि वहां पर कुछ स्केचेस रखी है। हाँ, दिख रहा है। हाँ, तो वो पेंसिल स्केच में उसकी मास्टरी है। क्या बात है। तो कलर ड्राइंग की जो ये अभिलाषा थी वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है आपके बेटे के थ्रू? बेटे के थ्रू कंटिन्यू हो रही है। कलर पेंसिल स्केच में वो इतना अच्छा है कि कोई बताएगा नहीं कि ये पेंसिल स्केच है या कलर इस्तेमाल किया है। इतना अच्छा वो स्कल्प्टर है, वो मेरे जैसा, वो हाँ स्कल्पचर भी बनाता है, मूर्ति भी बनाता है। वो अभी सिंगिंग में इतना नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो आ जाए, लेकिन वो बहुत अच्छा है। हाँ, उसमें एक अच्छी बात है कि वो बहुत ही अच्छा और काबिले तारीफ राइटर है, वो लेखक है, ऑथर है। क्या बात है। तो मतलब एज ऑफ 14 है या नॉवेल्स लिखते हैं, स्टोरीज लिखते हैं, क्या करते हैं? हाँ, वो फिक्शन स्टोरी लिखता है अभी तो। मतलब एट द एज ऑफ 14 उसकी पहली फिक्शन स्टोरी बुक पब्लिश हो चुकी है, नाम है जलजली। क्या बात है, वाओ, दैट इज अमेजिंग, वेरी नाइस। एट द एज ऑफ 14 बहुत अच्छा। वो फिक्शन स्टोरी बुक है। आप गूगल भी करते हैं तो आपको पृथ्वीराज फाल्के भी आ जाएगा और जलजली भी आ जाएगा। जलजली द विच विथ गॉड पावर, ऐसा उसका थीम है। वो पूरा फिक्शन स्टोरी है। द विच विद द गॉड पावर, वाओ, वेरी नाइस। क्या बात है। और अभी वो 17 ईयर ओल्ड है और अभी उसके पास 2 बुक रेडी फॉर पब्लिशिंग। ओके। हाँ, अभी हम लोग वो पब्लिशर ढूंढ रहे हैं कि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में उसको अगर अच्छा पब्लिशर में, क्योंकि वो उसका पूरा इंग्लिश में है, लिटरेचर पूरा इंग्लिश लिटरेचर। ओके। हाँ, तो इंडिया में तो मतलब हम नहीं ढूंढ रहे, हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में ढूंढ रहे कि कोई अगर अच्छा पब्लिशर मिल जाए तो उसकी वो किताबें हम पब्लिश कर सकते हैं। 2 बुक्स है वो रेडी टू। एक बुक है वो मोटिवेशनल है। देखो एट दिस एज उसने वो मोटिवेशन बुक लिखी है, मोटिवेटिंग अदर्स। वाओ, दैट इज अमेजिंग। उसका टाइटल भी अच्छा है, व्हाट आई टॉट माई सेल्फ।
हाँ अभी तक के पूरे मेरे करियर में 14-16 ईयर तक मैंने क्या मतलब सीखा सिखाया था ऐसे। हाँ, तो वो बुक है, फिक्शन स्टोरी बुक है, पोएट्री है, रेडी है, और उसकी एक दूसरी बुक अभी मतलब वो काम कर रहा है उसके ऊपर। तो 4 बुक के ऊपर काम कर रहा है, और वो चाहता है कि वो खुद एक राइटर ही बनना चाहता है। और मैंने उसको कह दिया है कि भाई तुझे ना तो इंजीनियर बनना है, तुझे ना तो डॉक्टर बनना है, तुझे राइटर बनना है, कलाकार बनना है तो कलाकार ही। क्या बात है, क्या बात है। दैट इज अमेजिंग, दैट इज वेरी नाइस कि उनको अपना पैशन फॉलो करने मिले, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती है। दैट इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो डॉक्टर साहब 10 बज चुके हैं, मतलब हमारे यहाँ सिंसिनेटी में 10 बज चुके हैं, आपके तो शायद 8:30 हो रहे हैं। 8:30। हाँ, तो वक्त हो चला है हमारे इस कार्यक्रम को अंत करने का, लेकिन हम अंत करने से पहले हाँ, आप ये आपके उनकी हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये ये उनकी कुछ उनका राइट, चिदानंद, आई मीन पृथ्वी का राइट। पृथ्वीराज पाल वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। की। क्या ये बात, काफी 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 सारी है, काफी सारी है, ये बहुत सारे बहुत ही पोर्ट्रेट्स मजबूत आर्टिस्ट हैं, बहुत ही बढ़िया यस आर्टिस्ट। यस, काफी वाह, सारी। मतलब बारीकियां, मतलब द बहुत डिटेल बहुत बहुत बारीक है, बहुत बारीक है। आप देखिए इसमें डिटेलिंग देखिए आप। बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। दैट इज वेरी नाइस, काफी है, बहुत सारे। बहुत अच्छे। तो हम जाने से पहले चाहेंगे कि जैसा आपने कहा था कि आप बहुत सारी चीज करते हैं अदर देन योर प्रोफेशन एंड योर पैशन, तो हम चाहेंगे कि कुछ आप हमको जाते जाते कोई एक झलकी दिखा दें, आपके गायकी की या आपके मिमिक्री की, या दोनों ही, जो भी आपका मन करे। गायकी की मैं जरूर दिखाना चाहूंगा। जरूर। एक्चुअली जैसे मुकेश जी का मैं मतलब तो शुरू से मतलब फैन भी है, और उनके आवाज में गाने की कोशिश भी करता था। मेरे ख्याल से कुछ 2 लाइनें मैं बिल्कुल यहाँ पर जरूर जरूर। गीत है आनंद फिल्म का, योगेश जी ने लिखा है, कहीं दूर जब जब दिन दिन ढल ढल जाए। जाए। क्या बात है, कोशिश करता हूँ। जरूर। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। बहुत ही बढ़िया। तो डॉक्टर साहब, क्या आपको पता है कि हमारे भारत एफएम प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे म्यूजिकल सेगमेंट्स होते हैं, और आपने शायद राजेश का मेरी आवाज सुनो आपने देखा था, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी कुछ तकनीकी खराबी के कारण हम आपको स्टेज पर ला नहीं पाए थे, लेकिन आपने वो कार्यक्रम देखा था, राइट? यस हम यस। कि आप बहुत ही अच्छा गाते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत अच्छी आवाज है आपकी, आपको म्यूजिक की समझ है। हम चाहेंगे कि अगर आप उस कार्यक्रम में हिस्सा ले सके तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं राजेश से डेफिनेटली बात करूंगा इस बारे में, तो हम चाहेंगे कि ऐसा हो। और अब जैसा कि मैंने कहा कि हमारा वक्त हो चला है, लेकिन जाने से पहले आपसे हम सुनना चाहेंगे कि जाते जाते दो शब्द अगर आपका कोई छूट गया हो जो आप हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे, वो आप प्लीज कहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि ये राजेश जी की वजह से हुआ है। Yes. ये राजेश नंदी कोलमत जो है, एक्चुअली वो, मैं इंजीनियरिंग में जब प्रोफेसर था तो वो मेरा स्टूडेंट कहा करता था, लेकिन हमारे बीच में स्टूडेंट और टीचर जैसा रिलेशन था ही नहीं, हमारे बीच में रिलेशन था एज ए फ्रेंड करके था। अच्छा। तो ये, हाँ, ये उन्होंने ही मुझे मौका दिया है, और उनकी वजह से आपने मुझे और नेक्स्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे मौका दे रहे हैं आप, तो सिंगिंग के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, ठीक जाते जाते मैं एक चीज जरूर सारे दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि देखिए दोस्तों, हमें इस प्रकृति ने 100 इयर्स का गारंटी पीरियड देकर भेजा है। भैया
100 साल जियो, हाँ, मजे हाँ। से जियो, खुशी से जियो, हंसकर जियो। अगर कोई तकलीफ है तो हमें फोन करो, हम बताएंगे 100 साल कैसे जीना है। Thank you. क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत ही मजा आया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पर्सनली तो बहुत ज्यादा मजा आया एंड हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो जितने दर्शक हैं उन्हें भी उतना ही मजा आया होगा। और जो भी ऐसे हैं जो किसी कारणवश लाइव इस शो को नहीं देख पाए, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि हमारे सारे कार्यक्रम हमारे वेबसाइट पर, हमारे चैनल पर, फेसबुक चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर सारे सेव्ड रहते हैं। तो आपको जब भी मौका मिले आप हमारे सारे सेगमेंट्स जाके देख सकते हो। तो इस सेगमेंट को भी मैं चाहूंगा कि जिन्होंने मिस किया हो वो आके इस पूरे सेगमेंट को देखें। हमें पूरा यकीन है कि उन्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो इसके साथ ही डॉक्टर साहब, मैं आपसे इजाजत लेना चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद और आपको शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी मच आशीष जी। पूरे भारत एफएम टीम को धन्यवाद, राजेश जी को धन्यवाद, आरती जी को धन्यवाद। और मुझे एक अच्छी चीज ये लगी साहब कि आप अमेरिका में होने के बावजूद वहां भारत एफएम है और ये भारत एफएम पे मैं होना, मुझे भारतीय बनकर गौरव फील हो रहा है। बहुत Thank you बहुत very much. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Namaskar, Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one of its kind multilingual eclectic provider of entertainment, information and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sfurti, shakti and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070. This is Bharat FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत। ये है भारत FM। बजेगा भारत, झूमेगा